हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलसेट, डीयू एलएलबी या और भी जो आप लॉ एंट्रेंस टेस्ट देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, अभी एक न्यूज़ जो है ना बहुत ज़्यादा चल रही है। लाइक यूएस सेनेट इज़ वार्निंग दैट सऊदी अरेबिया में शेयर यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी विथ रशिया। तो ये क्या बिल्कुल अचानक से कोई चीज़ आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या है कहानी? थोड़ा बहुत तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो पहले तो हम ये अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर आज आपको पता है कि सैटरडे है, तो सैटरडे में क्या होता है ना, ग्राउंड जीरो आता है एक टेरिटोरियल वाले पेज पे। तो वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ रहता नहीं। और हिंदू को पता नहीं क्या हो गया, द हिंदू न्यूज़पेपर को, कि यार वो कोप वाला आर्टिकल ना बिल्कुल अलग लेवल पर रिपीटिंग कर रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए इतना काम का नहीं है। कुछ न्यूज़ हैं वो हम देखेंगे। और इसके अलावा फिर मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया और भी न्यूज़पेपर पढ़े थे, बट किसी में भी कोई ऐसी खास न्यूज़ नहीं थी जो हम कवर करें। तो जो काम काम की चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, जो ये आर्टिकल है इसको समझते हैं कि भाई यूएस अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि सऊदी अरेबिया तो उनके अच्छे मित्र होते थे। इवन जब सऊदी अरेबिया ने यूएस के एक जर्नलिस्ट थे जमाल खशोगी, आपको याद होगा, उनको मारा था, उसके बाद भी यूएस ने भाई उनसे अपने रिलेशन मेंटेन ही रखे हैं। पहले तो बोला कि हाँ भाई ह्यूमन राइट वायलेशन है, ये है वो है। ये कहानी याद है ना जमाल खशोगी वाली? ये कौन है भाई? ये वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट थे। सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं एमबीएस, उनके अगेंस्ट में काफ़ी कुछ लिखते थे। टर्की के अंदर सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी थी वहाँ पे ये गए थे, उसके बाद वहाँ से कभी बाहर नहीं निकले। ये सारी कहानी अपने को पता है, ये रिपीट पे नहीं जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो यूएस ने उसके बाद भी अपने रिलेशन ठीक ही रखे थे सऊदी अरेबिया से। अभी अचानक से क्या हुआ था, तो चलिए पहले जानते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले जो हैं बाइडन साहब मिलने के लिए गए थे, किससे? एमबीएस से। क्यों गए थे? क्योंकि देखो यार, यूएस में है मिड टर्म इलेक्शन, ठीक है। अब ऑयल के प्राइस ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ भी और पूरे विश्व में भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाइडन चाहते हैं कि भाई ऑयल का प्राइस जो है वो कंट्रोल में आए, क्योंकि रशिया यूक्रेन के वजह से ऑयल का प्राइस जो है, नेचुरल गैस का प्राइस जो है वो बहुत हाइक होता जा रहा है। तो ये गए क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो ओपेक कंट्रीज़ जो हैं या ओपेक प्लस जो हैं, क्या है ओपेक? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये क्या है? ये काइंड ऑफ आप गिरोह मान सकते हो, जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट करती हैं। और ये सब लोग मिलके रेट अपना एक साथ फिक्स करते हैं, कितना ऑयल प्रोड्यूस करना है, कितना नहीं करना है, कैसे जो वर्ल्ड में ऑयल का प्राइस है वो मेंटेन रह सके, जिससे इन लोगों का प्रॉफिट भी होता रहे। तो वो सब मेंटेन करते हैं ग्रुप बना के। तो बाइडन साहब जो पहुंचे थे ना, उनका ये कहना था कि जो यार ओपेक कंट्रीज़ हैं ये जो हैं अपने प्राइस को सही कर लें, कम कर लें, या फिर ऑयल का प्रोडक्शन जो है ज़्यादा कर दें। क्योंकि जब प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तब अपने आप प्राइस कम हो जाएगा। तो उस पर जो है सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल तुरंत मना कर दिया था कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा। उसके बाद बाइडन ने फिर थ्रेटन भी दिया था कि कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सऊदी अरेबिया को झेलने पड़ सकते हैं अगर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। फिर उसके बाद साथ ही साथ पैरेलली उन्होंने ये भी कहा था कि यार चलो कुछ नहीं तो कुछ समय तक अपना प्रोडक्शन कट करने का जो फैसला है वो ख़त्म कर दो। देखो क्या हुआ था, जब इन्होंने डिमांड करी थी कि प्रोडक्शन बढ़ा दो, तो ओपेक ने डिसाइड किया कि हम तो प्रोडक्शन कट करेंगे, हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे नहीं। अब प्रोडक्शन कट से क्या होता है, क्या होता है बताओ? चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग तैयारी कर रहे हो क्लैट की, ठीक है। मान लो आज के डेट में क्लैट की 10 कोचिंग है, तो आपके पास 10 ऑप्शंस हैं, ठीक है। फिर अगर मान लो सिर्फ एक ही कोचिंग कल को बचती है, 9 कोचिंग जो हैं वो बंद हो जाती हैं, तब ये एक कोचिंग की मोनोपोली है, ठीक है। ये जो प्राइस आपसे मांगेगा आपको वो देना पड़ेगा। वहीं यहाँ पे 10 की अगर 100 हो जाएगी, तो ये जो बाकी 99 कोचिंग्स है ना, इनको भी अपने प्राइस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें सही मिल सकें, ठीक है। तो ये वाला एक, इसको आप इस तरीके समझो। तो प्रोडक्शन कट हो जाएगा, मतलब कि अब और भी ज़्यादा मार्केट में कीमत महंगी हो जाएगी। तो ओपेक ने ये क्यों किया प्रोडक्शन कट? जिससे कि ऑयल की प्राइस और हाइक जाए। तो बाइडन ने कहा कि चलो आया, तुम बढ़ा नहीं रहे हो, कम से कम कट जो करने का फैसला है कुछ दिन बाद करो, हमारा इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, मिड इलेक्शन है हमारे यहाँ, हमें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सऊदी अरेबिया ने ये भी नहीं माना। तब फिर यूएस जो है भाई वो अड़े हाथ लेने लगा सऊदी अरेबिया को, उल्टी उल्टी स्टेटमेंट्स आने लग गई। तो टर्की जो है ना वो बीच में आया। टर्की ने बोला कि भैया वॉशिंगटन को जो है ये बुली करना, रियाद को बंद कर देना चाहिए, मतलब सऊदी अरेबिया को बुली करना बंद कर दो। अब आप कहोगे सर टर्की क्यों आ गया बीच में? यार देखो, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप समझते हो, और टर्की जो है ना वो मुस्लिम कंट्रीज़ का हेड बनना चाहता है। पहले था भी यार ऑटोमन एम्पायर जो इनका था। अब प्रेजेंट डे टर्की प्रीवियस समय ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था।
तो टर्की जो है वो हेड बनना चाहता है, वापस अपनी पुरानी ग्लोरी चाहता है, ये भी कारण है। बट सिर्फ टर्की नहीं, इंडिया से भी हमारे जो हरदीप सिंह पुरी हैं, इन्होंने भी ये चीज़ कही है कि यार ओपेक जो है ये एक सोवरेन ग्रुप है एंड दे आर फ्री टू डिसाइड कि उनको क्या करना है। सऊदी यूएस कौन होता है इनको बुली करने वाला? तो देखो सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत सारे लोगों ने ओपेक के इस फैसले को सपोर्ट किया है। क्यों किया है? इसलिए नहीं कि प्राइस महंगे हो रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, नहीं। बात ये ना कि यूएस ऐसे बुली करता है भाई, सबको बुली करता है, कल को इंडिया को करने लगेगा। तो ये जो गलत प्रैक्टिस है ना यूएस की, उसी के अगेंस्ट में आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट दी गई है। अब देखो ना, बातें सिर्फ इतनी नहीं है, ऐसा नहीं है कि यूएस को सऊदी अरेबिया को यूएस का काम नहीं है। यूएस के अंदर देखो, यूएस की 3000 ट्रूप्स जो है ना वो सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, पोर्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फ्रॉम किससे? हाउथीज रबल जो मिसाइल छोड़ते हैं ना ईरान के द्वारा, जो इनको सपोर्ट मिलता है उनसे, उनके थ्रू। तो भाई उनको भी इनकी ज़रूरत है। तो यूएस जो है ना, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सऊदी अरेबिया जो है ये भैया रशिया का बिल्कुल प्रो हो चुका है और ये पुतिन साहब की तरह सोच रहा है। तो जैसे ही ये बोला ना, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट द अमाउंट, हाँ ये रहा, $400 मिलियन की एड जो है वो सऊदी अरेबिया ने प्रोवाइड कर दी। किसको? यूक्रेन को, ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। अब देखो ये क्या हुआ, ये है MBS, ये है बाइडन ने बोला कि MBS जो है भैया ये रशिया की तरह वॉर में सपोर्ट कर रहे हैं। तो तुरंत यहाँ पे देखिए डिप्लोमेसी का एक एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया ने जो है $400 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड दे दी है। किसको? यूक्रेन को। समझ रहे हो? तो ये इसे कहते हैं अपने चीज़ों को बैलेंस करना। तो ये इन्होंने दिखा दिया कि भाई कल को अगर इन पर कोई आरोप लगाएगा कि तुम रशिया के सपोर्ट में हो, तो ये तो कहेंगे भाई हमने तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करी है यूक्रेन को। तो ये वाली चीज़ थी। बट क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो ऑयल प्रोड्यूसर है वो कौन है? वो यूएस है। यूएस की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। तो क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि सर ये यूएस इधर उधर जा रहा है, ये खुद क्यों नहीं अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा के भाई लोगों को दे देता है, जिससे कि पैसे ऑयल के कम हो जाएं? तो यही तो यूएस की चालाकी है, खुद उसे कुछ नहीं करना है, दूसरों के ऊपर लगे रहना है। और यूएस ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, उस पर भी मैं भी आऊँगा। देखो यूएस ने ये आरोप लगाया कि भैया यहाँ पे देखिए, यूएस सेनेट इज वार्निंग दैट सऊदी अरेबिया में शेयर यूएस डिफेंस टेक्नोलॉजी विथ रशिया। तो ये क्यों कहा जा रहा है कि देखिए पास सऊदी अरेबिया के अंदर ना यूएस का जो थार्ड था ना, ये वाला जो थार्ड मिसाइल सिस्टम होता है ये है। तो अगर ये रशिया के हाथ में लग गया तो चाइना तक भी पहुंच जाएगा, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी सामने आ जाएगी। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा फ़ायदे का सौदा है रशिया के लिए। लेकिन क्या सऊदी अरेबिया ये चीज़ देगा रशिया को? क्योंकि यही डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया को फ्रॉम द हाउथीज रेबल के जो उल्टी सीधी मिसाइल्स आती हैं उनको उड़ाने के काम में आता है। तो अगर ये सऊदी अरेबिया ओपन कर देगा तो फिर तो उन्हीं का नुकसान है। दूसरा कि ये सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स के पास नहीं है, ये है सऊदी अरेबिया में, लेकिन इसको आज भी प्रोटेक्ट जो है वहाँ पे यूएस के सोल्जर्स ही कर रहे हैं, वही यूज़ कर रहे हैं। तो इतना आसान तो है नहीं देना कि भाई दे दिया जाएगा। तो ये वाली चीज़ है। अब देखो यूएस क्यों नहीं अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा देता है? भाई आपके पास भी तो इतना सारा ऑयल है। तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना, कोई भी कंपनी जो है वो बिजनेस करती है तो वो करती है सप्लाई एंड डिमांड के बेसिक पे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दोगे ना तो फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। अगर आप सप्लाई कम करोगे तो डिमांड ज़्यादा रहेगी, प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो यूएस की जो ये ऑयल कंपनीज़ है ना भाई, ये सप्लाई इसीलिए कम करती हैं कि प्राइस जो है इनका बढ़ा रहे। अगर ये सप्लाई बढ़ा देंगी तो प्राइस फिर कम हो जाएगा, जिससे इनका नुकसान है। तो वो ये नहीं चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरा देखो ये भी बात है कि यार जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं ये लिमिटेड है ना, कोई कितना इसको एक्सट्रैक्ट करके जल्द से जल्द ख़त्म कर देगा। और एक और चीज़ मान लो, चलो ठीक है, मान लिया कि यार बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि हम ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हम ऑयल भी खूब सारी ऑयल कंपनीज को लाइसेंस देंगे कि भाई तुम भी आओ और ये करो। तो क्या ये कोई दुकान है क्या कि आज डाली पान की दुकानें लगा दिया? भाई इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चीज़ें होती हैं, बनने में ही 2 से 3 साल लग जाता है। प्लस मैं कह रहा हूँ कितना भी जल्दी हो 2 साल मिनिमम लगेगा, लाइसेंस की प्रोसेस ये वो 6, 7, 8 महीने लगना ही लगना है। तो ये पूरा 2.5-3 साल का प्रोसेस है। तो अगर अभी भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए शुरू करेंगे तो भाई ये बहुत लंबा समय है। देखो आपको एक चीज़ पता होगी, आई होप, नहीं पता है तो बता देता हूँ। जो ऑयल निकालने के लिए लैंड पे प्रोडक्शन लगते हैं ना उसको बोलते हैं ऑनशोर, और जो आपके वाटर में लगते हैं उसको बोलते हैं ऑफशोर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से यूएस खुद नहीं कर रहा है
खुद अपना चालाक बन रहा है, बाकी और सबसे डिमांड कर रहा था, और ये है पूरी कहानी। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद देखिए, मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम कार्बन न्यूट्रल टू इस डेस्टिनेशन बाय 2041। तो कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है, देखो इसको इस इमेज से समझते हैं। ये एमिशन हुआ, रिड्यूस एमिशन किया पहले तो, फिर जो रिमेनिंग एमिशन है उसको भी फिल्टर करके जीरो एमिशन कर दिया। मतलब ऐसी सिचुएशन कि जितना आप कार्बन एमिट कर रहे हो उतना आप उसको ख़त्म भी कर दे रहे हो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद इट्स रिमूवल और बाय एलिमिनेटिंग एमिशन फ्रॉम द सोसाइटी, तो ये कहलाता है कार्बन न्यूट्रल। आई थिंक इंडिया का टारगेट 2070 है कार्बन न्यूट्रल होने का, कंफर्म कर लेना, ठीक है। ये 2041 में इन्होंने बोला है। यहाँ पे देखिए कि इस आर्टिकल आया हुआ है, तो इसमें ना अभी मुझे डेटा की कमी लगी थी और मैंने पीछे का भी इसमें पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं हुआ है। तो ये एडिटोरियल आएगा आज नहीं तो कल आएगा, परसों आएगा, जब भी आएगा तो इसको डिटेल में मैं कवर करूँगा। ये पॉइंट छूटा है, ध्यान रखना, ये मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। इसमें अभी तो न्यूज़ है सिंपल सी है, लेकिन इसको इस तरीके से समझाने का मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ोगे ना इसमें पल्ले नहीं पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि इसका पूरा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना होगा। तो मैंने भी ये टॉपिक पूरा ढंग से क्लियर पढ़ा नहीं है, तो इसको मैं पढ़ूंगा एंड आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इसके बाद एक्स जर्नलिस्ट इज आप सीएम फेस इन गुजरात। तो ईसुदन गांधवी, जो गाधवी इनका नाम है, ही विल बी द फेस फॉर द चीफ मिनिस्टर इन गुजरात। एज वी ऑल नो कि देर आर इलेक्शंस वेरी सून इन गुजरात एंड देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि भाई इस बार के इलेक्शन में जो है आम आदमी पार्टी भी टक्कर दे दे। टक्कर मतलब जीतना तो आई डोंट थिंक कि इट्स नियर टू पॉसिबल, बट हाँ कि वी नेवर नो यार जनता क्या कर सकती है। बट हाँ, इस बार आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों से गुजरात में प्रचार प्रसार तो किया है। तो ये ईसुदन गांधवी जो हैं ये उनके चीफ मिनिस्टर के फेस हैं। इसके बाद देखिए ग्राउंड जीरो निकलता है। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक कहानी है, सुनो, बड़ी मतलब एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी है हमारे देश के लिए। कालाबुर्गी करके ये जो एरिया है, यहाँ पे गनकपुरा करके एक जगह है नॉर्थ कर्नाटका में। यहाँ पे एक मान्यता थी कि टेम्पल के आसपास जो है, जो मेंटल इल लोग होते हैं उन लोगों को लाया जाता है और छोड़ दिया जाता है कि वो सही हो जाएंगे। तो पहले यहाँ पे क्या होता था कि यंग लोग आते थे, चीज़ें होती थी, पर अब होने लगा है ना कि लोगों ने इसका फ़ायदा उठा के अपने एजिंग पेरेंट्स को, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोगों को लाके छोड़ देते हैं। देखो क्या होता है ना, एट ए पर्टिकुलर टाइम आप लोग अपने घरों में देखते हो कि ग्रैंड फादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, इन लोगों का जो है ना विद एज थोड़ा सा मेमोरी लॉस होता है। बहुत बार बहुत ज़्यादा बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा जो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं बूढ़े लोग, वो दिमाग थोड़ा सा कम चलने लगता है, वही फेस करते हैं। तो फिर यहाँ पे लाके ना उनको छोड़ दिया जा रहा है, और ये बहुत ही दुखद बात है। और छोड़ तो छोड़ दे रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है ना कि ये ओल्ड एज में जो लोग हैं ये मर रहे हैं, और कहीं भी मतलब जैसे क्या है कि भाई वो पूरा एक एरिया है तो कोई देखने वाला तो है नहीं, तो पता ये पड़ रहा है कि भाई कोई कहाँ मरा पड़ा हुआ है पता नहीं पड़ रहा है। डॉग जब उनकी हड्डी वड्डी लेके आ रहे हैं तब पता पड़ रहा है कि यार ये मर गया है, फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरी कहानी निकली हुई है, इसमें देख लेना। एज दिल्ली गैस केजरीवाल सेज स्टबल बर्निंग मेजर कॉज। देखो भाई, अरविंद केजरीवाल जो है ना हर साल पंजाब को सुनाते थे कि यार दिल्ली में जो है पॉल्यूशन हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी जो है ये पंजाब की है। भाई ठीक है, अब क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि पंजाब में चीफ मिनिस्टर किसका है? आम आदमी पार्टी का है। तब भी आपसे नहीं हुई चीज़ें। दिल्ली में पॉल्यूशन अलग लेवल पे है। कल ही मेरी शाम को मेरे दोस्तों से बात हुई है, बता रहे हैं भाई आंखें खोलने में भी जो है जलन सी हो रही है। और इस बार तो दिल्ली में पटाखे उठाके भी नहीं चले थे, तब भी ये हो रहा है। तो भाई क्या किया फिर आपने? तो अब इस पे बोल रहे हैं कि यार हमें 6 ही मंथ मिला था पंजाब में, इसलिए चीज़ें बेटर नहीं हो पाई। तो ये तो गलत है भाई। देखो दिल्ली में आई थिंक फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स जब से मैं वहाँ पे रहता था, मुझे पता है कि हर साल ये होता है, स्टबल बर्निंग का ये सीन होता ही होता है। और ये जो कोहरा लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन दिल्ली में जो रहा है उसको पता है ये अलग टाइप की चीज़ है भाई। आप निकलोगे ना आपकी आंखें जलेंगी, ये एक्चुअली में होता है। दिस इज़ रियलिटी, मतलब ये मैंने फील किया हुआ, मैं आपके साथ कह रहा हूँ। और ये हर साल होता है, लेकिन तब भी चीज़ें वही की वही हो रही हैं। तो भाई ये एक चिंताजनक विषय है। और अब तो दिल्ली में सरकार, पंजाब में सरकार भी सीम थी, तब भी कुछ नहीं कर पाई। ये बहुत दुख का विषय है। म्यांमार मिलिट्री टेक्स डिलीवरी ऑफ रशियन फाइटर जेट्स। तो ये एक न्यूज़ है, ठीक है।
फिनिश पीएम, फिनलैंड की जो पीएम है मरीन, इनके ऊपर जो आरोप लगे थे पार्टी वार्टी करने के लिए, उसके लिए इनको क्लियर चिट मिल गई है, ग्रीन सिग्नल है। भाई ये हो सकता है और ये होगा तो फिर से उलट पुलट हो जाएगी। ट्रम्प हिंट्स एट 2024 प्रेसिडेंसी। तो इससे मुझे एक मीम याद आया है, बना देता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। ट्विटर ने क्या किया, फेसबुक ने क्या किया, बैन किया ट्रम्प को। 2024 में बाय द वे ये बन जाते हैं प्रेसिडेंट, तो ये बैन कर देते हैं फेसबुक एंड ट्विटर को। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है क्या, लेट्स सी। तो भाई इन्होंने कहा है कि पीपल विल आस्क मी देन आई विल प्रोबेबली डू इट अगेन, ठीक है। पता है आपको बहुत रिच पर्सन है, डोनाल्ड ट्रम्प इज़ अ वेरी रिच पर्सन। अगर आप वेल्दी लोगों की लिस्ट निकालेंगे ना तो टॉप 10 टॉप 15 में आते हैं। आपको ना ये बहुत ताज्जुब होगा कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट बनते हैं ना, ये मोस्टली बहुत रिच लोग होते हैं। इवन आप यूके में देख लो, अभी जो भारतीय मूल के हम लोग कह देते हैं कि बने हैं और हम लोग इतना खुश हो रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यार। नाउ ही इज़ ए प्राउड इंग्लैंड के पर्सन, और कोई भारत के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अलग है। बट हाँ, इंडिया के लोग ये कह सकते हैं कि एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूके को मिला है। तो ये है कि कल्चरल टाइज आप शेयर कर सकते हो। पर ही इज़ वेरी वेरी रिच यार, वो बहुत रिच हैं वो। तो कहने का मतलब ये नहीं कि बाहरी कंट्रीज़ में तो बहुत रिच लोग ही प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब बन रहे हैं। तो इंडिया में तो अभी भी डेमोक्रेसी बहुत अलग लेवल पे जिंदा है भाई। इसमें मतलब हम लोगों को तो सोचना भी नहीं चाहिए। बट ये है कि बिल्कुल ये रियलिटी है कि हम लोगों के यहाँ पे जो लोकल MP MLAs होते हैं ना, वो मोस्टली आप लोग देखते हैं कि काफ़ी रिच होते हैं। एंड रिच कैसे होते हैं, पहले नहीं होते हैं पर बाद में हो जाते हैं। उनके पता नहीं कितने कितने बिजनेस होते हैं, रियल इस्टेट, ये वो। और एक तो थोड़ा सा ये भी है कि यार जो गुंडे टाइप्स के लोग होते हैं उनको भी टिकट मिलता है इंडिया में। ये एक्चुअल रियलिटी है। आप लोग अपने आसपास भी ऐसे कितने इंसिडेंट्स जानते होंगे, कितने लोगों को जानते होंगे। पर ठीक है, आज नहीं तो कल चीज़ें बेटर होंगी, यही मान के चलते हैं। चाइनाज होम ग्रोन बिडायू सैटेलाइट सिस्टम आइज ग्लोबल फुटप्रिंट। क्या है बिडायू नेविगेशन सिस्टम? तो जैसे भाई देखो GPS है, वैसे चाइना ने अपना बनाया है। क्यों बनाया है? GPS US का है, कोई भी US पे डिपेंड नहीं रहना चाहता है। भारत ने भी तो नेविक बनाया ना, कल को युद्ध हो जाए US चाइना की तो वैसे भी नहीं बन रही है, वो कहते हैं भाई हम GPS हटा ही देंगे, तो चाइना क्या करेगा? तो इसीलिए चाइना ने बनाया है बिडोऊ शायद बोलते हैं इसे। GPS जो है वो 2.2 मीटर्स की एक्यूरेसी देता है, ये 10 मीटर्स की देता है। 1994 में जो है इसको बनाना शुरू किया गया था, तब से चीज़ें चल रही हैं और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपका GPS करता है वैसा ही, ठीक है। करीबन 27 और 5 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेंगी, 27 सैटेलाइट्स इन मीडियम अर्थ ऑर्बिट रहेंगी एंड 3 मोर इन जियोस्क्रोरस ऑर्बिट में रहेंगी, ठीक है। क्यों हो रहा है? US चाइना के टाइज ख़राब हो रहे हैं, तो भैया चाइना को अपना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड में कुछ और भी हैं, जैसे कि ग्लोनास जो है वो रशिया का है। अब जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा था, अब रशिया GPS पे डिपेंड रहता, तो कल को भैया US तो ख़त्म ही कर देता, फिर रशिया का तो काम ही हो जाता। तो रशिया ने अपना बना रखा है। यूरोपियन यूनियन ने अपना गैलीलो बना रखा है, US का GPS है ही है। नाविक आपको मिला हुआ है, ठीक है, इंडिया का। अभी आपको याद होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने मोबाइल कंपनी से कहा कि नाविक इंस्टॉल करके दो, अपने हार्डवेयर में चेंज करो, ये वो ऐसा। इसके बाद देखो अभी पैरोल करके ये न्यूज़ है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन हाँ आप लोगों को थोड़ा सा मैं फैक्चुअल रियलिटीज़ एंड दिखाना चाहता हूँ कि कैसे चीज़ें जो हैं देश में चल रही हैं। इनका नाम जानते ही हैं, गुरु राम रहीम सिंह कुछ समथिंग ऐसा इनका नाम है। रेपिस्ट एंड पता नहीं क्या क्या चार्जेस इनके ऊपर लगे हुए हैं, कन्विक्टेड पर्सन हैं, और मर्डर के भी चार्जेस लगे हैं। और एक अभी आश्रम करके एक सीरीज़ आई है, वो इन्हीं के ऊपर पूरी की पूरी बनी हुई है, इन पे बेस्ड काइंड ऑफ। तो यहाँ पे इनको 40 दिन का पैरोल मिला है, और 40 दिन का पैरोल तब मिला है जब हिमाचल में और आपका हरियाणा के अंदर बाई इलेक्शंस हैं, ठीक है। देयर इज़ बाई इलेक्शन इन हरियाणा एज वेल एज आपका हिमाचल प्रदेश। और ये जो रहीम है इनका अभी भी एक अच्छा खासा वर्चस्व है इन एरियाज़ के अंदर। तो आप समझ ही रहे होंगे क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ इट, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा। देखो भाई, मेरा एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि ज़बरदस्ती सेशन को मैं इसमें कोई चीज़ रिपीट करूँ, आप लोग को बेवकूफ़ बनाऊँ, अपने वीडियो की आर को 1 घंटा कर दूँ, कोई मतलब नहीं है। आपके काम की चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, वो मेरा काम रहता है। कुछ छूटे ना, वो मेरा काम रहता है, ठीक है। तो वो मेरी एक इसमें कोशिश थी एंड आई होप यू हैव लाइक दिस। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। वीडियो आज जो है स्टूडियो से नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने बोला ऑफिस में काम चल रहा है, नया स्टूडियो आप लोगों के लिए बन रहा है,
बट पैरेलली जो हमारा ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो था वो भी वर्क में आ जाएगा परसों से, मंडे से। तो हम तब तक उस पर लेते रहेंगे जब तक हमारा डिजिटल वाला स्टूडियो बन रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।